नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि से। क्या कोई शासक अपने शासनकाल में इतना प्रभाव छोड़ सकता है कि सदियों बाद भी उनकी यादें लोगों के दिलों में बसती रहें? क्या कोई ऐसी महिला शासक हो सकती है जिसने न केवल अपनी प्रजा का भरण पोषण किया बल्कि धर्म और संस्कृति को भी नया आयाम दिया? ये सवाल उठते हैं जब हम बात करते हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर की, जिन्होंने अपनी सुशासन, धर्मपरायणता और कर्तव्य परायणता से एक आदर्श राज्य की स्थापना की। और अब मध्य प्रदेश सरकार ने महेश्वर में उनकी कर्म भूमि पर उनकी 300वीं जयंती पर कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित करने का फैसला किया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक परंपरा का पालन है या इसके पीछे छुपा है कोई और गहरा संदेश? क्या महेश्वर की यह बैठक सिर्फ एक औपचारिकता है या ये आने वाले समय में उनके आदर्शों को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। 24 जनवरी 2025 एक ऐसा दिन जो महेश्वर की ऐतिहासिक धरती पर लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के रूप में याद किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिन को खास बनाने के लिए महेश्वर में कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित की है। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा वो पवित्र नगर जो कभी होलकर राजवंश की रानी अहिल्याबाई की राजधानी हुआ करता था। यहाँ के किले, घाट और मंदिर आज भी उनके गौरवशाली शासन की गाथा गाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक अवसर को चिन्हित करने के लिए महेश्वर में कैबिनेट की बैठक आयोजित करने का फैसला लिया। महेश्वर में ये कैबिनेट सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये उस विरासत को सम्मान देने का प्रयास है जिसे अहिल्याबाई ने अपने शासनकाल में स्थापित किया था। महेश्वर की इस धरती पर कदम रखते ही इतिहास के पन्ने हमारे सामने खुल जाते हैं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद 1767 में राजकाज संभाला और एक आदर्श शासन की मिसाल पेश की। वो न केवल अपने राज्य के कुशल प्रशासक थी, बल्कि धर्म और संस्कृति की संरक्षक भी थी। उन्होंने भारत के कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और गंगा घाट शामिल है। महेश्वर का किला, जहां मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य पहुंचेंगे, आज भी उस गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। किले के भीतर स्थित अहिल्याबाई की राजगादी और उनकी प्रतिमा को देखने किसी के भी दिल में श्रद्धा उत्पन्न कर सकता है। कैबिनेट की इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडलेश्वर में विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और वहां की जनता को संबोधित करेंगे। ये बैठक न केवल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लोक माता अहिल्याबाई को श्रद्धांजलि है, बल्कि उनकी प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक समर्पण की भावना को फिर से जीवित करने का एक प्रयास भी है। महेश्वर में इस ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक का आयोजन न केवल उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना है, बल्कि इस बात की पुष्टि भी है कि उनके द्वारा स्थापित सुशासन के आदर्श आज भी प्रासंगिक है। चलिए आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ वानी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वानी जी, सबसे पहले मैं आपसे आऊंगी। देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट की दूसरी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक होने जा रही है महेश्वर में कैबिनेट, क्या संदेश? संदेश बहुत साफ और स्पष्ट है। जनता को मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ और मेरे साथ जो इस डिबेट में जुड़े हैं आप सबको भी नमस्कार करती हूँ। विकास हो, विरासत के माध्यम से हो। हम हमारी जो इतिहास में गढ़ी हुई सत्य धारणाएं, कथाएं हैं, जैसे कि देवी माता अहिल्या जी होलकर के बारे में हमने पढ़ा है और हम सब जानते हैं कि समरसता, महिला सम्मान, सुशासन, शौर्य, अच्छी एक कुशल नेतृत्व करने वाली महिला, जिसने त्याग और समर्पण की जो परिभाषा का उद्घोष किया था, उस पर हम चलने का प्रयास कर सकते हैं। और इसी के अंतर्गत देखिए, ये जो महेश्वर में अब कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हर जिले एक
जो इतिहास है। वाणी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। वाणी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, ठीक तरह से आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप नेटवर्क में आने की कोशिश करें। तब तक मैं अंबिका जी आपसे सवाल लूंगी कि देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट की दूसरी डेस्टिनेशन कैबिनेट होने जा रही है। देवी अहिल्याबाई की जयंती है, यानी 300वीं जयंती पर ये कैबिनेट बैठक का आयोजन। क्या संदेश, क्या लगता है, क्या परिणाम होंगे इसके? सृष्टि जी, केवल जनता के पैसे की फिजूल खर्ची है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। इन लोगों ने राम के नाम पर राजनीति की और राम का एक भी आचरण अपने जीवन में नहीं उतारा। केवल ये लोग बगला भगत हैं। ये लोग ढोंग करते हैं और प्रदर्शन करते हैं कि हम बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और जो हमारे प्रतिमान हैं, हमारे महापुरुष हैं, उनको हम इतना मान रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से भ्रम हो जाएगा जनता को कि ये लोग जब इन प्रतिमानों को मानते हैं, तो कुछ ना कुछ इनके अंदर भी वैसे ही गुण विद्वान होंगे। लेकिन जनता इनके भ्रम में आने वाली नहीं है। अहिल्याबाई होलकर, जिनका नाम बड़े गर्व के साथ हम लोग लेते हैं, एक आदर्श राज व्यवस्था के लिए की प्रतीक है। वो निश्चित रूप से एक संवेदना की प्रतीक है। जिस प्रकार से उन्होंने राज्य के लोगों में अमन चैन स्थापित किया, भरण पोषण राज्य के लोगों का किया, जिस संवेदना का उन्होंने परिचय दिया, वो असाधारण थी। और आज के इस शासन व्यवस्था को हम देखते हैं तो हमारी एक कल्पना में नहीं आती ये बात कि हमारी विरासत में इतने महान व्यक्तित्व राजशाही में रहे हैं, या राज सत्ता जिनके हाथ में रही है, वो जनता के प्रति इतने संवेदनशील रहे हैं, जिन्होंने अपने सुखों को छोड़कर जनता की सुख सुविधाओं को, जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए हमेशा प्रतिबद्धता दिखाई है। ये दूसरी ओर हमारी ये सरकार जाके पूरी कैबिनेट में क्या गंगा जी में जाएं और संगम पर सब लोग बुड़की लगाएं और ये कहें कि हम बिल्कुल एक अच्छी राज व्यवस्था देंगे, शुचिता और स्वच्छता का हम प्रदर्शन करेंगे और सब जगह अमन चैन के स्थापित करेंगे, तो भी प्रदेश की जनता अब इन पर भरोसा करने वाली नहीं है। क्योंकि ये लोग ढोंग करते हैं, ये धर्म का ढोंग करते हैं, ये प्रतिमानों को दांव पर लगाते हैं। हमारे जो महापुरुष हैं उनकी आड़ लेकर ये लोग वही काम करते हैं जो इनके हिडन एजेंडा है। हम तो कह रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर के ये महेश्वर में जहां उनकी राजधानी कभी हुआ करती थी, वहां से ही कुछ सीख ले आए, और जो आदर्श व्यवस्था उनकी राज व्यवस्था थी, उसमें से अगर 1% भी अगर कुछ सरकार में आ जाता है अंश, तो बहुत बड़ी बात मानेंगे। इससे संदेश नहीं निकलते क्या अंबिका जी? कैसे संदेश नहीं निकलेगा? क्योंकि देखिए, रानी दुर्गावती हो चाहे अहिल्याबाई हो, ये पुरानी जो रानियां हैं, इनके इतिहास अगर उठा के देखें तो इतनी गौरवशाली रही हैं। और महिलाओं की जब हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं, तो इन महिलाओं का इतिहास देखने लायक है, यानी इनसे प्रेरणा मिलेंगी आज की महिलाओं को। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये संदेश भी महिलाओं को मिलेगा? अंबिका जी, अरे अब हम आपको क्या कह दें सृष्टि जी, संदेश तो तब मिलेगा जब उनके सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारें, तब मिलेगा। नहीं, महिलाओं का जितना शोषण इस प्रदेश में हो रहा है, जितनी उपेक्षा हो रही है, जितनी असुरक्षा की भावना से जी रही हैं महिलाएं, वो इस देश में अव्वल है। ये प्रदेश ये क्या महिला की बात करते हैं? समाज का कोई वर्ग तो इस शासन व्यवस्था से सुखी नहीं है। कुछ तो सीख ले लें, कुछ तो आत्मविश्लेषण करें। अभी तो इनको ये लग रहा है कि अभी नए नए आए हैं और 3-4 साल तक अपनी मन मर्जी से काम कर लें, खूब कमा लें, खूब अपनी तिजोरियां भर लें, अपनी पीढ़ियों के लिए व्यवस्था कर लें, जनता जाए भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता है, सिद्धांत इनका है। सब पूरी जनता भी देख रही है कि हम कैसे लोगों
के राज्य के अधीन हैं, कैसे लोगों की राज व्यवस्था हमारे ऊपर, हमने खुद अपनी गलती से ऐसे लोगों को राज्य की बागडोर दे दी है। पछता रही है जनता, पूरी तरह से पछता रही है, पश्चाताप कर रही है, लेकिन ये लोग कहीं भी अब थोड़ी भी इनमें शर्म नहीं बची है, जरा भी संवेदनशीलता नहीं है, जरा भी उत्तरदायी भावना नहीं है। और अगर महेश्वर जाके अहिल्याबाई की रूह इनके अंदर आ जाए, मध्य प्रदेश के माननीय गणों के आत्मा में, तो हम समझेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। चलो यहीं से थोड़ा सा कुछ ले आए, आदर्श ले आए, अंशता ले आए, 1-8% ले आए, अच्छी बात है। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी भी जुड़े हुए। भानु जी, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। देखिए, दोनों तरफ की बातों को आपने सुना। जिस तरह से वानी जी ने जिक्र किया कि डेस्टिनेशन कैबिनेट अपने आप में एक संदेश है और महिलाओं के लिए संदेश है, पूरी जनता के लिए संदेश है। वहीं दूसरी ओर अंबिका जी ने तो नया नारा ही दे दिया। उन्होंने कहा है कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है और सिर्फ अपने मकसद के लिए वो लोग ये तमाम जो बातें हैं ये कर रहे हैं, जबकि इनका असर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप क्या कहेंगे इस डेस्टिनेशन बैठक को लेकर, भानु जी? देखिए, राजनीतिक बयानों का तो मैं क्या कहूँ, प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्याबाई की गादी के स्थान पर जाकर कैबिनेट करने का जिस संदेश की बात हो रही है, वो केवल ये जा रहा है कि अहिल्याबाई के स्थान पर जाके कैबिनेट हो रही है। संदेश की और संकेत की और ये बताने की कि देवी अहिल्याबाई कौन थी, इसकी आवश्यकता शायद अब नहीं रही है जी, क्योंकि इससे बात बहुत आगे है। बहुत सब जानते हैं कि कैसा शासन था, लोकशाही, लोक शासन देवी अहिल्याबाई का की जो पहचान थी, बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से अब तो ऐसा शायद ही कोई होगा जो नहीं पहचानता होगा जी। सवाल ये है, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि अगर पूरी कैबिनेट मध्य प्रदेश की महेश्वर में बैठकर एक दिन का शासन या एक दिन का विचार विमर्श कैबिनेट का वहाँ होगा, तो बेहतर हो कि महेश्वर निर्माण का केंद्र है, पूरे निर्माण का एक स्थान है, तो निर्माण का सारा मामला ले जाके वहाँ देखा जाना चाहिए। निर्माण से संबंधित जितने मामले कैबिनेट के सामने हैं, सरकार के सामने हैं, अफसरशाही के सामने है, वो सारी फाइलें मंगानी चाहिए और बैठ के वहाँ फैसले किए जाने चाहिए। कम से कम इससे क्षेत्रीय समस्याओं का, क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान होगा और इससे फायदे होंगे और शायद इस तरह हम कुछ जनता की मदद कर सकेंगे। भोपाल का काम महेश्वर ले जाके करना केवल इसे इतना काफी नहीं है, इसका कुछ फायदा नहीं है और केवल महेश्वर की समस्याएं हल कर देना भी इसका फायदा नहीं है। पूरे निर्माण का, पूरे क्षेत्र का मामला वहां रखा जाना चाहिए और ये इस नियत से, इस पद्धति से अगर चलते हैं जी, तो आप क्षेत्रीय डेस्टिनेशन क्षेत्रीय बैठ के आप करिए। जहां आप जाएंगे आपका स्वागत होगा, क्योंकि लोग जानेंगे कि हमारे क्षेत्र का समस्याओं का निर्णय यहाँ होने जा रहा है और इससे आपके शासन में त्वरितता भी आएगी, तत्परता भी आएगी, जो पेंडिंग रहती है चीजें वो भी सब निपटेंगी और मैं समझता हूँ अगर ऐसा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, वानी जी, दो सवाल है मेरे। पहले मैं भानु जी के सवाल पर आपसे जवाब लूंगी, उसके बाद अंबिका जी ने जो कहा मैं उस पर भी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उसका एक अलग से सवाल मैं आपसे पूछूंगी पहले। लेकिन आप भानु जी ने जो जिक्र किया कि देखिए सिर्फ कैबिनेट बैठक हो जाने से कुछ नहीं होगा, जो पूरा निमाड़ क्षेत्र की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा सिर्फ महेश्वर का भी विकास नहीं कर। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक घोषणा वहां कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सौगातें वहां की जनता को मिलती है। लेकिन जिस तरह से भानु जी ने जिक्र किया कि वहां की जनता का विकास होना चाहिए, जनता के लिए और योजनाएं चलानी चाहिए, और जब ये सारे विकास होंगे तब ये कैबिनेट वहां करने का कोई मकसद सामने आता है। देखिए, मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि विरासत के साथ विकास, तो जब कैबिनेट वहां पर निर्णय लेगी, वहां मंथन करेगी, चिंतन करेगी, तो निश्चित रूप से जो लोकल समस्याएं हैं, जो वहां की जनता को आवश्यकता है, उसके ऊपर मंथन करके कार्य योजना प्रारंभ करने का भी संदेश देगी। और उसी प्रकार आगे की जो नीति है, आगे का जो वहां का विकास कार्य है और जो प्रस्ताव होंगे वो आगे बढ़ेंगे। और मैं अब अंबिका जी को भी जवाब देना चाहती हूँ। तो समय आ गया है कि कांग्रेस अब रुझान करे, इनको अपने आत्मचिंतन, अपने विचारों में, अपने कर्तव्यों में, अपने कार्यों में ऐसे वीर लोगों के, ऐसे देशभक्तों के ऊपर
चलने का प्रयास करना चाहिए। रूस को ऐसे महान वीरों की मुझे लगता है इनको उनकी रूह से कांपना चाहिए, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने किसी भी वीरांगना का आदर नहीं किया। आप मुझे ये एक कार्य बता दीजिए जो देवी होलकर के ऊपर इन्होंने अपने कांग्रेस शासन में किया हो, या पूरे देश में कहीं पर सिवाय अपनी खुद की प्रतिमाएं स्थापित करने के अलावा और कोई कार्य किया हो। केवल गांधी परिवार को ही इन्होंने चरण चुम्बिका के तौर पर अपनाया है, और किसी देश के वीरांगना या जो वीरगति प्राप्त हुए हैं या जिन्होंने देश को अपने आजादी के टाइम पे और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को स्थापित करने के टाइम पे जिन्होंने योगदान दिया, ये उदाहरण है उस मानसिकता के जो बिल्कुल विकलांग हो गई है। वानी जी, वही सवाल था मेरा अंबिका जी से कि देखिए महिला सशक्तिकरण की जब बात करते, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो 4 जातियों की बात कर रही है, महिलाओं की बात कर रही है, खासकर तो महिला सशक्तिकरण की बात करिए, और जब इन मतलब रानी दुर्गावती की अगर हम बात करें या फिर अहिल्याबाई की जयंती जो कि कल जो कि 24 को ये कैबिनेट बैठक आयोजित होने वाली उनकी 300वीं जयंती के अवसर पर, तो इनका जब गौरवशाली इतिहास सामने आएगा तो महिलाओं में और ज्यादा यानी वो मोटिवेट होंगी कहीं ना कहीं उससे, लेकिन महिलाओं में जागरूकता आएगी जी, महिलाओं में स्वावलंबन की भावना। लेकिन इस पर जीतू पटवारी का भी एक बयान है महिलाओं को लेकर। देखिए अंबिका जी जो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ महिलाओं के साथ लगातार जो है अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के प्रति अत्याचार हो रहा है, महिलाएं खौफ में जी रही हैं। सुनिए जी, जीतू पटवारी तो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढते हैं, पंचमाल बोलते हैं इनके कुछ नेता, आइटम बोलते हैं। तो महिला सशक्तिकरण तो छोड़िए, महिला सम्मान और आदर कि किस परिभाषा उन्होंने कहा है, लेकिन जीतू पटवारी ने कि अगर 100 इंटरनेट पर 100 बलात्कारियों के नाम सर्च करेंगे तो 90 भाजपा ही मिलेंगे। ये बड़ी बात जीतू पटवारी ने कही है। सबसे पहले तो ये स्पष्ट करें, उमंग सिंघार जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, जिसके घर पर एक बहुत अप्रासंगिक कार्य हुआ था जिसमें एक महिला को मतलब कुछ आपराधिक मामला हुआ था, तो ऐसे व्यक्ति को इन्होंने निष्कासित क्यों नहीं किया? ये आज भी इनके वरिष्ठ पद पर क्यों नहीं है? तो कांग्रेस दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा, दोहरी नीति का उपयोग करते हुए हमको बेवकूफ और मूर्ख बनाने के कार्य कर रही है। और अभी इनको जो यात्रा आगे जाके निकालनी है कुछ दिनों में, वो माफीनामे की यात्रा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 50 साल इस देश को ठगा है, झूठ बोला है, अपने परिवारवाद की नीति को बढ़ाया है और इसके अलावा कुछ नहीं किया है। ठीक है अंबिका जी, आपके पास आऊंगी। देखिए आपके जो सवाल थे, आपके आरोप जो थे, उनका जवाब दिया है वानी जी ने। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जीतू पटवारी का बयान आया था, उस पर भी मैंने जवाब ले लिया उनसे कि आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाएं असुरक्षित हैं और महिलाओं के प्रति लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, उस पर वानी जी ने जिक्र किया है, क्या कहेंगे आप? सरस्वती जी, इस प्रदेश में दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है महिलाओं को, इतना अत्याचार हो रहा है, नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। और रहा सवाल चरित्र की बात करते हैं कांग्रेसी नेताओं की, तो अभी सागर की घटना है, इनके भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जी सगी भतीजी के साथ क्या कर रहे थे। कम से कम 100 लोगों की फहरिस्त है, इतने आकंठ डूबे हुए हैं चरित्रहीनता में इनके बड़े बड़े लोग। हमारे अगर जीतू पटवारी जी ने या किसी ने कह दिया किसी महिला नेत्री से कि आप बहुत स्वस्थ हैं, ठीक, अच्छे लगते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? शब्दों का प्रयोग ही तो मायने रखता है ना अंबिका जी। देखिए हमेशा देखिए एक कहावत है कि हमेशा वो बोला जाए जो कानों को अच्छा लगे, तो वो शब्दों का प्रयोग भी आप जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे हैं, अगर इसी तरह से जीतू पटवारी ने और तमाम दिग्गज नेताओं ने कहा होता तो क्या बात थी, आज क्यों ही सवाल खड़े हो रहे होते? तो उनका ये आशा नहीं रहा, उनका आशा ये रहा कि अभी आप स्वस्थ हैं और अभी आप जनता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं अपने कार्य व्यवहार से, और उसको एक शब्द में अगर उन्होंने कह दिया कि आप ठीक है, उनका ऐसा इरादा था नहीं। देखो अपराध जब होता है तब कोई मोटिव हो, इरादा हो, इरादा उनका नहीं था, लेकिन ये तो बात का बतंगड़ बनाते हैं और एक बुंदेलखंड में कहावत है, धंजी का सांप बना देते हैं ये लोग। ये बड़े पारंगित हैं इस प्रकार से। और ये महिला सशक्तिकरण की बात तो इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सबसे ज्यादा त्रस्त हमारी बहना ही है इस शासन व्यवस्था में।
दूसरे नंबर पे किसान है, फिर युवा है, और इन्होंने जो 4 जातियां बताई हैं गरीब, ये सारे के सारे लोग बेहद बुरी तरह से त्रस्त हैं। अब चूंकि इनकी सरकार ने पता है, पूरा भरोसा इनको है कि हम 3 साढ़े 3 साल बाद हमारी रवानगी होने वाली है, तो रवानगी भी हो लेकिन अच्छे ढंग से हो, इसकी चिंताएं हैं। अब सत्ता में तो ये लोग आ नहीं सकते, कभी भी नहीं आएंगे, ये दिमाग से हटा दें। ये तो दिवा स्वप्न रहेगा इनके लिए। अब रहा सवाल महेश्वर का, वहां पर देखिए लोकमाता अहिल्याबाई के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। ये लोग डींगे मार रहे हैं कि उनके बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में, उनके जो राज का जो चरित्र था, राजधर्म किस प्रकार से निभाती थी, वो सब है, वो तो पूरी पब्लिक जानती है। और ऐसे ही जो हमारे चरित्र हैं, राष्ट्रीय चरित्र हैं, उनको देखकर इन लोगों से अपेक्षा करती है कि कुछ हद तक तो ये लोग उनके कदम से कदम मिलाकर चलें। अच्छा, एक और छोटा सा सवाल अंबिका जी, एक और छोटा सा सवाल इसी पर, जो अभी वानी जी थोड़ी देर पहले पूछी थी उसका भी जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि अगर इतना सम्मान करते हैं वीरांगनाओं का, अहिल्याबाई का अगर हम बात करें, 300वीं जयंती उनकी मन रही है, तो कांग्रेस ने कभी अपने शासनकाल में क्यों उनके लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया? अहिल्याबाई का हम लोग हमेशा सम्मान करते रहे, और निमाड़ क्षेत्र में और जो महेश्वर में जो अभी तक विकास हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या? हम नहीं किया? उनके प्रति कृतज्ञता की है, हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करते रहे, हमेशा लोकमाता अहिल्याबाई के को बिल्कुल अपने सर माथे उनकी प्रतिभा को लगाते रहे। ये लोग केवल अपना काम धाम कर नहीं रहे हैं, कुछ राज व्यवस्था चला नहीं रहे हैं, राज का संचालन ढंग से नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल कांग्रेस को गालियां देना, कांग्रेस के बारे में गड़े मुर्दे उखाड़ना, अपनी असफलताओं को छिपाना, और ज्वलंत मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उनसे जनता का दिमाग भटकाना, ये इनका काम रह गया है। और ये अब तो ये समय काट रहे हैं। ठीक है, आपने नारा दे ही दिया है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है ना? ठीक है, वानी जी एक छोटा सा कमेंट, अंबिका जी को सुना आपने, एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए जवाब में। स्पष्ट कर दी कि इनकी जो विचारधारा है वो इन्होंने अपने असूलों को भी अभी बयान कर दिया है। तो इनके घर में भी स्वस्थ और सुंदर, इनके परिवार में, इनके पार्टी में स्वस्थ और सुंदर महिलाएं होंगी क्या? वो हर महिला को टंच माल आइटम और रस और चाशनी से संबोधित करते हैं? क्या वो पीड़ित महिला की फोटो जो पॉस्को के अंतर्गत पीड़ित है, क्या उसको वायरल करते हैं? ये है इनके महाअनुभवी जित्तू पटवारी का असली चरित्र। इसलिए ये जो बोल रहे हैं कि 3 साल बाद बंटाधार होगा, तो मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि जितने राज्य देश में बचे हुए हैं वहां से कांग्रेस का बंटाधार होने वाला है। एक मैं उसको बोलूंगी कि एक एंडेंजर्ड स्पीशीज के तौर पर कांग्रेस का नाम लिया जाएगा भविष्य में। ठीक है, भानु जी एक आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी। अफसोस है तो शायद बुरा लगेगा प्रवक्ताओं को, हम देवी अहिल्याबाई की चर्चा करते करते बलात्कार की चर्चा, शीलबंद की चर्चा करने लगे, अश्लीलता पे आ गए। ये हमारा सोच है, हम किस स्तर पे बात कर रहे हैं और किस अवसर पे बात कर रहे हैं, किस विषय पे बात कर रहे हैं, ये सोचा जाना बहुत जरूरी है। मेरे पहले सुझाव में शायद मैं अपनी बात पे विस्तार से नहीं रख पाया या समझने में दिक्कत हुई मेरे साथियों को। मेरा विषय ये है कि आप वहाँ जाने के पहले जनसुनवाई करें, वहाँ जाएं तो जनसुनवाई करें, तब कलेक्टरों को बुलाएं, निमाड़ के वहाँ के प्रतिनिधि निर्वाचित और अनिर्वाचित ऐसे चुन के बुलाएं, उनकी जनसुनवाई करें, उनसे समस्याएं और समाधान सारी बातें की जाएं, फिर वो बातें कैबिनेट में रखी जाएं और उनके निर्णय वहीं कर दिए जाएं, तब ये सार्थक होगी बैठक क्षेत्रीय विकास के लिए। जी ठीक है, अंबिका जी जो बात अभी भानु चौबे जी ने की है, क्या सहमत है आप उससे? सहमत हैं कि वहाँ पर की जनता को विश्वास में ले, उनकी मूलभूत जो समस्याएं है उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे, समस्याओं का समाधान करे, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित करे, कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दे, संबंधित कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को, और कम से कम निमाड़ में ही थोड़ा वहाँ का वातावरण ठीक हो जाए तो वो बहुत बड़ी हम कामयाबी मानेंगे सर। ठीक, वानी जी आप। वानी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है, हम वचनबद्ध है कि हमने इस प्रदेश की जनता में महिला, युवा, किसान, पिछड़ा, गरीब सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए योजनाओं को
लाभान्वित करने और अच्छे सुचारू रूप से उनको योजनाओं को लागू करते हुए धरा पर लाना है और इस प्रदेश को एक आधुनिक, एक विकासशील प्रदेश के तौर पर बिल्कुल स्थापित होगा। और हम आज भी जो देश की जीडीपी है उसमें बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। भ्रमित होने वाले वाक्यों से हम सावधान रहें, झूठ परोसे गए खबरों से हम सावधान रहें और हम इस चीज से आश्वस्त रहे कि मोहन यादव की सरकार संवेदनशील भी है और तत्पर काम करने वाली भी है। जी, चलिए फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वानी जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल महेश्वर में ये कैबिनेट बैठक यानी दूसरी डेस्टिनेशन कैबिनेट ये आयोजित होने जा रही है। हालांकि जिस तरह से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु जी जुड़े हुए थे, उन्होंने जिक्र किया इसका कि यहाँ पर जन सुनवाई होना बहुत जरूरी है, यानी कैबिनेट बैठक से वहां उजाने से काम नहीं बनेगा, जनता को क्या इसका लाभ मिलेगा। और देवी अगर हम बात करें अहिल्याबाई की, उनके इतिहास की, तो वो इतिहास सबके सामने खुलकर आना चाहिए, सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी, यानी पूरे विश्व भर में उनका इतिहास जग जाहिर होना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि इतना गौरवशाली इतिहास रचने वाली वो मध्य प्रदेश की महिला थी, वो रानी थी। तो बिल्कुल इस कैबिनेट के क्या असर होते हैं, क्या परिणाम निकल के आते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भी कई घोषणाएं करने वाले ऐसा कहा जा रहा है, क्या यहाँ पर सार निकल कर आता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।